प्राणायाम प्रकरण जो शुरू करने हैं घिरण संहिता में, प्राणायाम में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अथाह संप्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सद्विधिम यस्य साधन मात्रेण देव तुल्यो भवेन्नरः। तो महर्षि घिरण अपने शिष्य चंड कपाली से कहते हैं कि अब मैं प्राणायाम की विधि बताता हूं, जिसका साधन करने मात्र से मनुष्य देवता के समान हो जाता है, देव तुल्यो, देवता के समान हो जाता है, भवेत नरः। ये जो भवेत मतलब होना, नर मतलब जो ये मनुष्य हैं देवता के समान होते हैं साधन करने मात्र से। अब उस जिस प्राणायाम के साधन करने मात्र से देवता के समान हो जाते हैं, उस प्राणायाम के बारे में जब हम कोई चीज शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं या योग का अभ्यास शुरू करते हैं, तो उसमें क्या है, आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नारी शुद्धिश्च ततः पश्चाद प्राणायामं च साधयेत। अब क्या है कि जब कोई आप अभ्यास करेंगे तो उसके लिए, जैसे आप कोई काम ही शुरू करते हैं तो उसके लिए कोई जगह आप देखते हैं, कोई जगह, जैसे आपको योग के लिए कोई इंस्टीट्यूट खोलना है, तो फिर आप जो है पहले क्या करेंगे, स्थान चुनेंगे। स्थान चुनने के बाद आप ये देखेंगे कि कौन से महीने में योग का अभ्यास शुरू करा है, कौन सा महीना ठीक रहेगा। तो आपने महीना चुना कि हम जनवरी में शुरू करें, हमने सब जगह ले लिया हुआ है, जनवरी से शुरू करेंगे हमारे लिए ठीक है, या हम मार्च से शुरू करेंगे। तो इसमें उसी तरह से सीक्वेंस बताया गया है। कहते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास के लिए सबसे पहले तो स्थान हम चुनेंगे। स्थान हमने चुन लिया तो फिर हम समय देखेंगे कौन से समय में अभ्यास करें। उसके बाद कहा गया मिताहार देखेंगे कि मिताहार का मतलब है भोजन हमें कितना करना चाहिए। हठ प्रदीपिका में भी हम लोगों ने मिताहार पढ़ा और उसमें मिताहार की हमने स्थिति देखी कि इसको मिताहार कहा गया है। तो भोजन से संबंधित चीजें मिताहार में, मतलब मित मतलब कम, आहार मतलब कम भोजन करना, लेकिन उसका क्या, कम का क्या अर्थ है, कितना चौथाई होना, चतुर्थांश की बात की गई, वो डिटेल में आएंगे तो पूरा उसको ग्राफिक्स बना के समझा लेंगे। तो अभी सिर्फ सीक्वेंस पर आते हैं। पहला स्थान, उसके बाद काल, उसके बाद मिताहार, फिर नाड़ी शुद्धि और फिर प्राणायाम। ये सीक्वेंस है। कई बार ये सीक्वेंस आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, ये सीक्वेंस है और इसमें उल्टा सीधा दे दिया जाएगा ऊपर नीचे करके, और आपसे कहा जाएगा इनमें से सही कूट को चुने, सही के लगाए। तो अब पता चला काल पहले दे दिया, स्थान बाद में दिया, मिताहार बीच में कहीं दे दिया। तो हम ध्यान रखेंगे स्थान सबसे पहला, काल दो तो आराम से रहेगा। उसके बाद बीच में हम भोजन को डालेंगे कि हमें कम भोजन करना, क्योंकि बिना भोजन के हम जिंदा नहीं रहेंगे, भोजन हमें रोज करना है। स्थान और समय का हमने चयन कर लिया, भोजन कम करना है। उसके बाद कहते हैं जब कम भोजन आपने किया तो अब पहले नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करेंगे, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बिना नाड़ी शुद्धि के प्राणायाम का अभ्यास नहीं बताया गया है। अब यहाँ पर सटकर्म नहीं दिया गया, सटकर्म तो खैर पहले ही हुआ। अच्छा, मैं हट प्रतियोगिता में चला गया, माफी चाहूंगा। तो नाड़ी शुद्धि फिर प्राणायाम। तो ये सीक्वेंस कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्राणायाम से पूर्व अनुपालन करने हेतु घेरन ऋषि द्वारा वर्णित निम्नलिखित अभ्यासों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखिए ये नेट जेआरएफ के क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है कि पहला उन्होंने दे दिया मिताहार, फिर काल दे दिया, फिर नाड़ी शुद्धि दे दिया, फिर स्थान दे दिया। तो अब इसको सजाना है, तो सजाने में क्या होगा, पहले स्थान चौथा नंबर वाला आ जाएगा, फिर दूसरा नंबर काल आ जाएगा, फिर पहला नंबर मिताहार आ जाएगा, फिर नारी शुद्धि तीसरा नंबर वाला आ गया। तो कूट में ऐसे चार कूट आपको दिए रहेंगे, एक कूट पर आपको टिक लगाना है सही वाले पे। तो ये मैंने सही आंसर वाला ही कूट लिख दिया है, बाकी मैंने नहीं लिखा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मन ही मन 4 से 5 बार रिपीट कर जाए। स्थान है, काल है, मिताहार है, नारी शुद्धि है, प्राणायाम है। ये प्राणायाम करने के लिए पूरा विधि बता दी गई है। माफी चाहूंगा बीच में मैंने प्राणायाम से पहले सटकर्म बोला, वो आज मैं हठ प्रदीप का पढ़ा कर आया था एक योग संस्थान में, तो वो दिमाग में सर, अचानक। एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ बताएं डॉक्टर साहब। जी सर, जैसे स्थान काल और नारी शुद्धि सर, इसके पहले करके तब हम मिताहार नहीं कर सकते? डाइट मतलब नारी देखिए, शुद्धि तो इम्पोर्टेंट चीज होता है ना सर। वैसे नहीं, तो मैं नारी वैसे नहीं बोल रही हूँ, बस नारी अपने नॉलेज के लिए पूछ हाँ रही मैं हूँ मैं। समझ रहा, लेकिन नारी शुद्धि के लिए डॉली जी
मिताहार तो जरूरी है, मिताहार नाड़ी शुद्धि से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम के लिए तो कहते हैं कुछ ज्यादा ही पेट खाली रखना चाहिए। जी, इसीलिए मिताहार को पहले दिया हुआ है कि मतलब मिताहार को यहाँ माना गया है, नाड़ी शुद्धि की भी तैयारी मिताहार है। जैसे जी, जी, मिताहार स्थान और काल को तैयारी माना गया है, आपको कोई काम करते हैं पहले किचन को धोएंगे, बर्तन साफ करेंगे, रखेंगे, उसी तरह से इसको तैयारी में माना गया है, स्थान काल उसके बाद मिताहार। जी, जी। कम आहार करेंगे तो नाड़ी शुद्धि अच्छे से होगा, ज्यादा भोजन करेंगे तो नाड़ी शुद्धि अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये पूरी व्यवस्था दी गई है नाड़ी शुद्धि से पहले, इसीलिए मिताहार को रखा गया है। तो ये पूरा सीक्वेंस 4 से 5 बार मन ही मन रिपीट कर जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन भी देख लिया आपने किस तरह से पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, कहते हैं स्थान निर्णय, जो पहला कहा गया स्थान कैसा होना चाहिए, उस स्थान के दूरे देशे तथा अरण्ये राजधान्यां जनान्तिके योगारंभम न कुर्वीत कृतश्चेत सिद्धिहा भवेत। कहते हैं कि दूर देश में, अरण्य में, राजधानी में, इस जगहों पर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, योग का आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सिद्धि आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, उसका रीजन बताया हुआ, क्यों दूर देश में, क्यों अरण्य में, क्यों राजधानी के समीप नहीं करना चाहिए। कहते हैं अविश्वासम दूर देशे अरण्य रक्षित वर्जितम लोकारण्य प्रकाशाश्च तस्मात् त्रीणी विवर्जयेत। इसीलिए इनको जो है नहीं करना चाहिए अभ्यास। अब इसको दूसरे तरह से देखिए, कहते हैं कहाँ अभ्यास पहले नहीं करें वो बताया गया है। कहते हैं दूर देश में अभ्यास नहीं करें, अरण्य में अभ्यास नहीं करें, राजधानी में अभ्यास नहीं करें, उसके निकट भी अभ्यास नहीं करें, ना राजधानी में ना राजधानी के आसपास। जैसे दिल्ली राजधानी है तो दिल्ली के आसपास एनसीआर हो गया, एक समझाने के लिए कि आपका गाजियाबाद हो गया, आपका जो है नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, तो एनसीआर में भी नहीं करना है। क्यों क्यों कहते हैं दूर देश से, मैंने ग्रीन वाले को ग्रीन कलर में लिखा, दूर देश में अविश्वास होता है। क्यों अविश्वास होगा, कि हम अगर दिल्ली के रहने वाले हैं, हम चले जाएं केरल में जाकर के अभ्यास करें, तो पहले तो लोग देखेंगे नया आदमी कौन आ गया, किसने यहाँ कुटिया बना ली, इसका मकसद क्या है, कहीं कोई गलत आदमी तो नहीं है, कहीं से कुछ गलत करके तो यहाँ नहीं छिप करके आया हुआ है कुछ दिखावे के लिए। तो आपके ऊपर लोग अविश्वास करेंगे, कि दूर देश में अविश्वास हो गया। अरण्य में असुरक्षा, अरण्य मतलब जंगल, जंगल में सुरक्षा नहीं होती है। सुरक्षा नहीं होती है मतलब वहां पर हो सकता है कि जंगल में सांप कीड़ा मकोड़ा हो, कोई जंगली जानवर हो, या वहां चोर डाकू का लुटेरा का स्थान हो। तो अरण्य में जो है असुरक्षा होती है, पहले रहते अरण्य में ही जो है उंगली माल डाकू रहता था जंगल में ही, तो अरण्य में असुरक्षा रहती है। राजधानी में भीड़ भाड़ होती है, बहुत भीड़ होता है, तो आप जो भी करेंगे 10 आदमी आपसे पूछने वाले होंगे, हाँ भैया क्या कर रहे हो, और एक शोरगुल बहुत ज्यादा होगा। तो कहते हैं भीड़ होती है तो प्रकाश, कहते हैं मतलब आप छिप नहीं सकते। आप जो कोई योग के अभ्यास में बताए गूढ़ अभ्यास करना है, गुप्त अभ्यास है, तो आप गुप्त कैसे रख पाएंगे उसको, गोपनीय नहीं रह पाएगा वो, आप छिप नहीं सकते, आपको सब देखेगा, सब मजाक उड़ाएगा, क्योंकि उसको उसके लिए वो जरूरत का है नहीं, उस समझ में उसको आएगी नहीं। तो इन जगहों पर अभ्यास नहीं करना है। उसके बाद कहते हैं फिर इन जगहों पर नहीं करे तो करे कहाँ अभ्यास, तब कहते हैं सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुपद्रवे। हठ प्रदीपिका में भी यही कहा गया है, सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुपद्रवे कृत्वा तथेकम कुटीरम प्राचीरे परिवेष्टितम वापी कूप ताड़ागं ताड़ागं च प्राचीर मध्यवर्ती च नात्युच्चं नातिनिम्नम च कुटीरम कीट वर्जितम। कहते हैं कहाँ अभ्यास करें, तो कहते हैं सुदेश से, जो अच्छा देश हो, अच्छा देश से मतलब साफ सुथरा भी हो, वहाँ के लोग अच्छे हो, वहाँ कानून व्यवस्था के मानने वाले हो, राजा भी कानून व्यवस्था का अच्छे से पालन कराते हो, तो वो सुदेश से हो गया। धार्मिक राज्य, जहाँ किसी धर्म की कोई जो है, किसी धर्म वालों को कोई परेशान ना करे, हर धर्म के लोग जो है मान सम्मान करे। ये ऐसे समय में किताब लिखी गई होगी, उस समय में जो है अपने यहाँ शायद शायद एक ही धर्म होगा। तो धार्मिक राज्य मतलब लोग धार्मिक होंगे, धर्म को मानते होंगे। सुभिक्षे, जहां आपको, चूंकि आप
इसमें जो हठयोग के जितने ग्रंथ में उसमें जो योग का अभ्यास बताया गया, कोई ऐसा नहीं सुबह में 1 घंटा योग का अभ्यास कर लें, शाम को 1 घंटा कर लें। यहाँ तो योग का अभ्यास पूरा आपका सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन बहुत टाइट होता है। ऐसा है कि आपको समय ही ना मिले, बहुत थोड़ा समय मिले आराम करने का, थोड़ा सा भोजन करने का, मिताहार का समय मिल जाए, तो तब आप क्या करेंगे? आप कमा तो पाएंगे नहीं, कमा नहीं पाएंगे तो आप खाएंगे कहाँ से? तो उसके लिए थोड़ी सी भिक्षा की जरूरत होगी, जितनी आपकी जरूरत हो उतनी ही भिक्षा की जरूरत होगी। तो आप कहीं जाए और आराम से आपको सम्मान करते हुए भिक्षा दे दे, तो ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें सुभिक्षे आराम से भिक्षा आपको मिल जाए, और फिर तुरंत भिक्षा लिया, हमारी जरूरत की हो गई, हम आ गए अपने आश्रम में। निरुपद्रव्य, जहाँ उपद्रव वगैरह नहीं होता हो, किसी भी तरह का, ना चोर डाकुओं का उपद्रव होता हो, ना धार्मिक एक दूसरे की मारकाट होती हो, किसी भी तरीके का उपद्रव वहां, लड़ाई झगड़ा ना होता हो, जिससे कि आपकी आश्रम पर कोई असर पड़े, आपकी साधना पर असर पड़े। तो सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुपद्रवे, इस शब्द को 4 से 5 बार मनी मन रिपीट कर जाइए कि सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुपद्रवे। ये पूछा जाता है, एक एक लाइन जो अभी है ना प्राणायाम वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा। फिर से देखिए, सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुपद्रवे, ये 4 तो याद कर जाइए, और ऊपर स्थान कहाँ नहीं वो भी याद कर जाइए। दूर देश में, अरण्य में, राजधानी में नहीं करना, क्योंकि दूर देश में अविश्वास, अरण्य में असुरक्षा, राजधानी में भीड़ होता है, तो आपका अभ्यास गुप्त नहीं रह पाता है। अब स्थान तो बता दिया गया कि कौन से स्थान लेंगे, कैसा राज्य होना चाहिए। अब स्थान कैसा हो में इसमें बनाएंगे कैसे? कहते हैं वहां कुटीर बनाएंगे, कुटीर बना के चारों ओर प्राचीर यानी घेरा बना लेंगे। ऐसा कुटीर हो जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, एक झोपड़ी टाइप का बना लिया और उसके चारों ओर से हमने घेरा लगा दिया, बाउंड्री वॉल एक तरह से, अगर इंग्लिश में कहें बाउंड्री वॉल दे दिया। उसके अंदर एक कुआं हो, उसके अंदर एक जलाशय होना चाहिए, और कहा गया है ना जमीन ऊंची हो ना जमीन नीची हो, और गोबर से जो है लिपी हुई होनी चाहिए, और कीट आदि से रहित होना चाहिए। सम्य गोमय लिप्तम च कुटीरम तत्र निर्मितम, यानी कि यहाँ गोमय वाली बात आ गई कि गाय के गोबर से उसको, कुटीर को जो है आराम से निर्मित करके उसको लीप दीजिए, अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामम समभ्यसेत, तो यह स्थान जो है गुप्त होना चाहिए, तभी वहां पर गुप्त स्थान हो, तब प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से कीजिए। अब आते हैं काल के निर्णय पर। काल का निर्णय बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं समझ पाए तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें हर जगह दिक्कत होती है इसको समझने में, काल का निर्णय समझने में। तो इसको याद कर लिए सब लोग, यही याद कर लीजिए मनी मन, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो अश्विन कार्तिक अघन पौष माघ फागुन, अघन कोई मार्गशीर्ष भी कहा जाता है। तो मुझे तो एक कोई बता दो तो मैं तो पूरा नाम से, बचपन में हम लोगों को याद कराया जाता था, पापा लोग याद कराते थे गाँव में, तो हमें तो याद हो जाता है। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अघन पौष माघ फागुन, हम लोग मार्गशीर्ष को अघन बोलते हैं। अगहन का समय मतलब ये समय जो होता है, मतलब कि आप ये सोचो, धान वाला समय को अगहन वाला समय जोड़ करके कहा जाता है कि धान कटाई हो गई, अब धान की तैयारी होगी, तो कार्तिक के बाद अगहन आता है। वसंत ऋतु जो है वो चैत और वैशाख वसंत ऋतु हो गया। जेठ आषाढ़ को ग्रीष्म ऋतु कह दिया, सावन भादो को वर्षा ऋतु कहते हैं, अश्विन कार्तिक को शरद ऋतु कहते हैं। अब शरद ऋतु चला गया, अब हेमंत ऋतु आ गया, मार्गशीर्ष और पौष जहां नहीं गया है उनका आगे पीछे थोड़ा सा है, तो उससे कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी समझने। हेमंत और अंतिम आपका ऋतु आ जाएगा शिशिर ऋतु, ठीक है? तो शिशिर ऋतु अंतिम ऋतु होगा। कहते हैं हेमंते शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायां च ऋतौ तथा योगारंभम न कुर्वीत कृते योगो ही रोगदः। अब ये एग्जाम में आता है, एग्जाम की दृष्टि से देखिए, एग्जाम में आता है कि हेमंत शिशिर ग्रीष्म और वर्षा, इन 4 ऋतुओं में योग का अभ्यास, योगारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपको रोग देने वाला है। इन मौसम में करने से, इन ऋतुओं में करने से आपको क्या होगा? रोग होगा। तो अब मैं पुंडलिक जी से ही पूछता हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर होगा, साथ साथ बाकी लोग भी देखिएगा। पुंडलिक जी, इसमें कितने ऋतु में नहीं करने की बात की गई है? 4 ऋतु में सर, हेमंत शिशिर ग्रीष्म और वर्षा में नहीं करना चाहिए सर। अब कितने ऋतु बच गए उधर? 2 ऋतु बचे हैं सर। कौन कौन से?
शरद और वसंत। तो शरद और वसंत में इसका मतलब करना चाहिए, आप ही करना कह रहे चाहिए हैं, सर। मैं नहीं कह रहा। क्वेश्चन भी आया था सर ये। हाँ, तो अब देखिए इसका मतलब जो 4 में नहीं करना चाहिए और 2 में करना चाहिए, वो यहाँ से क्लियर हो गया। तो वो क्वेश्चन तो वहां से आएगा और वो कई बार आता है, आता रहेगा वो क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब कहते हैं क्यों नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं कि इसमें जो है ना रोग देने वाला ये मौसम जो या तो बहुत गर्मी होगा या बहुत बरसात का मौसम होगा या बहुत ठंडा मौसम होगा। इस हेमंत से ही ठंड थोड़ी शुरू हो जाती है। शिशिर में तो बहुत जो है, उसके बाद हेमंत के बाद बहुत ठंड पड़ेगी। तो ग्रीष्म में बहुत गर्मी होगी, वर्षा में जो है इतना वर्षा होगा कि रोग उसमें ऐसे ही बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। अब दूसरी लाइन में कहते हैं वसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभम समाचरे तदा योगी भवेत सिद्धो रोगान मुक्तो भवेत ध्रुवम। अब कहा गया एक ये 4 जो ऋतु है ये रोग देने वाला है, और उसके बाद जो 2 ऋतु बच गया आपका वसंत और शरद ऋतु, उसमें योगारंभ करना चाहिए, योग का आरंभ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है रोग मुक्ति मिलती है, रोग उसमें नहीं होता है। भवेद ध्रुवम एकदम जोर देकर कहते हैं कि इस समय में रोग हो नहीं सकता है, एकदम ये इसमें कोई संदेह मत कीजिए। शरद और वसंत ऋतु में रोग नहीं होगा, इसीलिए इन 2 महीनों में, इन 2 ऋतुओं में योग का अभ्यास कीजिए। तो 2 ऋतु का मतलब कितने महीने हो गए पुंडलिक जी? सर 4 महीने होते सर, 4 महीने सर। तो वसंत में कौन से 2 महीने हो गए? फरवरी मार्च। चैत और चैत्र वैशाख। वैशाख। चैत्र और वैशाख। हाँ, चैत वैशाख हो गया वसंत में, हिंदी महीने पर भी बात कर लेते हैं। चैत वैशाख हो गया, और शरद में कौन से 2 महीने हो गए? अश्विन फाल्गुन, फाल्गुन और अश्विन और कार्तिक। अश्विन अश्विन कार्तिक। और कार्तिक। देखिए चार्ट सामने, चैत वैशाख अश्विन कार्तिक। तो अगर एग्जाम में आ जाए इनमें से कौन से 4 महीनों में करना चाहिए, तो चारों 4-4 का अगर सेट दे दे, चैत वैशाख अश्विन कार्तिक, ये याद रखेंगे। ये 4 महीने हमें योग का अभ्यास आरंभ करने की बात की गई है। ये नहीं कहते बाकी महीने में योग अभ्यास नहीं करेंगे। आरंभ शब्द दिया हुआ है, मतलब जो नए अभ्यासी हैं उनको आरंभ कब करना है, तो चैत वैशाख अश्विन कार्तिक में। वसंत ऋतु शरद ऋतु, एक बार इसको बस देख लेते हैं। वसंत और शरद ऋतु में ही योग का अभ्यास शुरू करें, लेकिन पुराने अभ्यासियों पर यह नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों ऋतु में ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड, इसीलिए इस दौरान बीमारियां कम होती हैं, इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। अब उसके बाद जो बातें कही गई है, यहां से जो बातें कही गई है, ये बात समझने में मुश्किल होती है, इसको समझना है। अगर इसको समझ गए अभी तो फिर आगे दिक्कत नहीं हो। चैत्रादि फाल्गुनांतके च माघादि फाल्गुनांतिके द्वो द्वो मासा वृतो भागा अनुभवाश्चतुश्चतुः। यानी कि चैत से लेकर फाल्गुन पर्यंत जो है साल में, यानी एक साल में 2-2 महीने की ऋतु होती है। जैसे माघ और फाल्गुन की एक ऋतु हो जाएगी, चैत वैशाख की एक ऋतु हो जाएगी, इस तरह से 2 महीने की ऋतु होती है। और एक ऋतु का अनुभव 4 महीने तक होता है, यानी कि ऋतु भले 2 महीने का हो लेकिन अनुभव 2 महीने और एक्स्ट्रा होता है। वसंत चैत्र वैशाखो ज्येष्ठ आषाढ़ च ग्रीष्म को। पहले तो ये अलग अलग बता रहे हैं कि चैत और वैशाख को जो है वसंत ऋतु कहते हैं, जेठ आषाढ़ को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, वर्षा श्रावण भाद्राभ्याम सावन भादो को वर्षा ऋतु कहते हैं, शरद अश्विन कार्तिको, अश्विन और कार्तिक को शरद ऋतु कहते हैं। यहां तक हो गया। उसके बाद कहते हैं मार्ग शीर्ष पौषो च हेमंत है, शिशिरो माघ फागुनो, माघ फागुन को शिशिर कहते हैं, और पौष और मार्गशीर्ष और पौष को हेमंत ऋतु कहते हैं। अब यहाँ इन्होंने ऋतु की भी व्याख्या कर दी कि वसंत ऋतु से इन्होंने शुरू किया, चैत वैशाख को वसंत ऋतु किया, ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़ को ग्रीष्म ऋतु कहा, सावन भादो को वर्षा ऋतु कहा, और अश्विन कार्तिक को शरद ऋतु कहा, मार्गशीर्ष और पौष को हेमंत ऋतु कहा, माघ फागुन को शिशिर ऋतु कहा। हमने नंबरिंग कर दिया, बसंत ऋतु से शुरुआत किया महीना, 2 3 4 5 6, ये बांट दिया, ये पूरा आपका अच्छे से आ गया। अब जो है उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं अनुभवाम प्रवक्ष्यामि ऋतूनां च यथोदितम माघादि
माधवान तेषु वसंताम अनुभव विदु। अब अनुभव की बात कह रहे हैं कि एक ऋतु का अनुभव कैसे अलग अलग तक जाता है, अलग अलग एक ऋतु का अनुभव दूसरे ऋतु में भी घुसा रहता है, दूसरे ऋतु में भी उसका अनुभव हो जाता है, वो कैसे होता है, वो कहते हैं यहां से माघ से। कहते हैं माघादि माधवान तेसु वसंता अनुभव विधु। चैत्रादि आषाढ़ांतं, यानी चैत्र से जो शुरू हुआ वो आषाढ़ के अंत तक, श्लोक साफ साफ लिखा है चैत्रादि, चैत्र के शुरुआत से, आदि मतलब शुरुआत, आषाढ़ंतं आषाढ़ के अंत तक इसका जो है अनुभव हमें होगा। है आषाढ़ आदि यानी कि आषाढ़ के शुरू से अश्विनांत के च अश्विनांतकम, अश्विन के अंत तक प्रावृषानुभवम विदुः। भाद्रादि मार्ग शीर्षन्तं शरदो अनुभवं विदुः। कार्तिकान् माघ मासान्तं हेमंता अनुभवं विदुः। मार्गादिंश चतुरो मासान् शिशिरा अनुभवं विदुः। तो यहाँ जो कहते हैं ना, चार चार का हमने ले लिया, कहते हैं माघ फागुन चैत वैशाख 4 महीनों में वसंत के सदृश अनुभव होता है। इसी प्रकार चैत से आषाढ़ पर्यंत ग्रीष्म सा प्रभाव होता है। और उसके बाद कहते हैं आषाढ़ सावन भादो अश्विन तक, श्लोक में ही कहा गया है प्रावृषानुभवम, बारिश का अनुभव होता है। ये नहीं कि बारिश का जो है वो अश्विन के महीने तक बारिश होती रहती है थोड़ी बहुत, मतलब कहते हैं ना जाते हुए मानसून की बारिश जो है अश्विन तक हुई है, इस बार भी अश्विन तक बारिश हुई है, खेती करने वालों को पता है। तो कहते हैं कि वर्षा ऋतु का अनुभव जो है ना आषाढ़ से, मतलब 1 महीना पहले से ही वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है। सावन भादों में तो बारिश होती है जम के, आषाढ़ में भी थोड़ी बहुत बारिश होती है, कहते हैं प्री मानसून आ गया। और पोस्ट मानसून कहते हैं अश्विन में गया। तो प्री मानसून और पोस्ट मानसून दोनों ले ले तो 4 महीने तक कहते हैं वर्षा का अनुभव होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से शुरू करेंगे। सर वर्षा का जो मौसम है शरद का भी तो महसूस होगा सर उसमें, आश्विन में। अश्विन में शरद का वो आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं इसमें श्लोक में। ठीक है, अभी इतना बस सर एक क्वेश्चन पूछूं क्या? बताइए तृप्ति जी। सर वसंत में हमने जब लिखा है ना, तब शिशिर के जो दोनों है ना, हमने वो दोनों भी कंसिडर किए थे, माघ और फाल्गुन। तो ग्रीष्म के टाइम फिर वैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ होना चाहिए ना, फिर वर्षा के टाइम भी वैसे ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद होना चाहिए ना, एक अश्विन आगे और एक पीछे। यही तो तृप्ति जी, यही तो मैंने कहा, ये जो 6 महीना है ना माघ से लेकर आषाढ़ तक, यहाँ तो 2-2 महीने का आगे फॉलो कर रहा है। और ग्रीष्म से एक महीने ग्रीष्म का ले रहा है, वर्षा वाला जो है ना अपना अनुभव जो दिखा रहा है वर्षा ऋतु, वो 1 महीना ग्रीष्म का ले रहा है और 1 महीना शरद का ले रहा है। यहाँ पर ये सीक्वेंस चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, गैरन संगीता में ये स्पेशल बताएगा। समझ में आया सर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि महर्षि घेरन कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु का जो अनुभव होगा वो ग्रीष्म का 1 महीना लेगा, यानी आषाढ़ से ही वर्षा ऋतु का अनुभव होना शुरू हो जाएगा और अश्विन तक वर्षा ऋतु का अनुभव होगा। ठीक है, और उससे पहले कह रहे थे कि ग्रीष्म का जो अनुभव होगा वो कब से होगा, चैत्र से ही थोड़ा ग्रीष्म का अनुभव होना शुरू हो जाएगा, चैत्र से ही हल्की गर्मी आपको शुरू हो जाएगी। तो चैत वैशाख जेठ आषाढ़, इसीलिए उन्होंने चारों ले लिया। ठीक है, और इससे पहले वाले में कहते हैं कि वसंत का जो अनुभव है ना वो माघ महीने से ही वसंत का थोड़ा थोड़ा अनुभव शुरू हो जाएगा। माघ फागुन चैत वैशाख तो वसंत का है ही, कहते हैं वसंत जो है ना उसका असर थोड़ा थोड़ा माघ फागुन में भी होगा। ठीक है सर ये ना अगले 6 में वो नीचे वाले महीने से ले रहा है, जैसे आषाढ़ से वो ले रहे हैं और इधर अश्विन तक ले जा रहे हैं। 1 महीना अपना आगे वाला ले रहा है वर्षा ऋतु, 1 महीना पीछे का ले रहा है। ओके सर। ऊपर में 2-2 महीने का है। अब क्या 2-2 महीने का है ये भी समझना पड़ेगा। 2-2 महीने का ये है, कहते हैं वसंत ऋतु का अनुभव माघ फागुन से ही शुरू हो जाता है। उसी तरह कहते हैं ग्रीष्म ऋतु का अनुभव चैत वैशाख से ही शुरू हो जाता है
और ज्येष्ठ आषाढ़ तो हमारा है ही। ग्रीष्म कहता है ज्येष्ठ आषाढ़ तो हमारा है ही, हम थोड़ा थोड़ा अपना आने का अनुभव चैत वैशाख से ही देना शुरू कर देते हैं। वैसे बसंत कहता है चैत वैशाख तो मेरा है ही, हम माघ और फागुन से भी अपना थोड़ा थोड़ा असर दिखाना शुरू कर देते हैं, भाई मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, ये वाली बात है। और वर्षा ऋतु कहता है नहीं नहीं, मैं 2 महीना आगे नहीं लेता हूँ, जेठ आषाढ़ से नहीं, मैं तो बस आषाढ़ से अपना 1 महीना इधर से लेना शुरू करता हूँ और 1 महीने बाद तक अपना असर छोड़ता हूँ। तो बारिश वर्षा ऋतु में जो है, इसीलिए देखिए वर्षा ऋतु में हमने क्या दिया है, वर्षा ऋतु का अनुभव किन 4 महीनों तक होता है, आषाढ़ सावन भादो अश्विन तक होता है। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है। ये पहले दो है ना, वसंत और ग्रीष्म, वही आगे पीछे के 2-2 महीने ले रहे, बाकी जो वर्षा शरद और हेमंत है ना, ये एक आगे का और एक पीछे का ले रहे। हाँ, ये चीजें पहले बताया था, आपने पकड़ लिया। सिर्फ वसंत और ग्रीष्म जो है अपने से 2 महीने पहले का ले रहा है, और उसके बाद वर्षा ऋतु जो है उसने अपने से 1 महीना आगे लिया और अपने से 1 महीने पीछे तक गया। शरद ऋतु ने क्या करा, अपने से 1 महीना पहले का लिया और अपने से 1 महीने बाद तक गया। हेमंत ऋतु ने क्या किया, अपने से 1 महीने पहले तक लिया और अपने से 1 महीने बाद तक गया। वैसे ही शिशिर ऋतु ने क्या करा, अपने से, लेकिन शिशिर में फिर अपने से 2 महीने पहले तक लिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ये तीनों अपने से 2 महीने पहले ले रहे हैं, वर्षा, शरद और हेमंत अपने से 1 महीने आगे और 1 महीने पीछे ले रहे हैं। जी सर, क्लियर हुआ सर? क्लियर हो गया ना? बिल्कुल सर। कि शिशिर, वसंत और ग्रीष्म अपने से 2 महीने पहले से असर छोड़ना शुरू करता है, ज्यादा ये जो है अपना तामझाम दिखाता है। वर्षा, शरद और हेमंत कहता है हम बहुत पहले अपने आगमन की जानकारी नहीं देंगे, 1 महीने पहले देंगे, 1 महीने बाद तक असर रहेगा, लेकिन ये 1 महीने बाद तक भी असर रखता है। वैसे शरद 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक, हेमंत 1 महीने पहले 1 महीने बाद तक, बहुत साइंटिफिक है ये। तो इसको जब 6 महीने काट दे, आधा आधा, 3 ऋतु एक साथ, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। हेलो सर, शिशिर में कोई चेंज आता है? शिशिर में देखो जो, हाँ शिशिर में चेंज आ गया ना, शिशिर हाँ, में 2 महीना पहले ले लिया ना, मार्ग ना शीर्ष। कहाँ से 2 महीने पहले हुआ? हाँ, मार्ग शीर्ष और बीच पौष। का, बीच का लिया देखो जो, मार्गशीर्ष और पौष है, तो मार्ग शीर्ष और पौष हेमंत का ले लिया ना पहले, और माँ 3 महीना लिया है। नहीं लेगा तो चारों ना। शिशिर में क्या करा 3 है, लिया ना, 3 लिया, देखो आगे मैं बताता जो हूँ। है हेमंत में है कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष है, तो इसमें 3 लिया, मार्गशीर्ष, पौष और माघ। नहीं शिशिर नहीं, में देखो, अच्छा हेमंत में क्या है, हेमंत ने तो कार्तिक, मागसर, एक देखो हेमंत मार्गशीर्ष, में, पौष, माघ। नहीं कहना क्या चाह रहे हैं, हेमंत ये कह रहा है, हेमंत ऋतु ये कह रहे हैं कि भाई मेरा असर जो है 1 महीना पहले से मैं बता रहा हूँ, कार्तिक से मेरा थोड़ा थोड़ा असर आ रहा है और हाँ, 1 महीने बाद माघ तक मेरा असर रहेगा। रहेगा। तो हेमंत का बात मान लिया, कहा ठीक है हेमंत महाराज, आपका 1 महीना पहले आपने शरद का 1 महीना ले लिया, आपने शिशिर का भी 1 महीना ले लिया, हाँ, आपका असर। अब शिशिर महाराज आए, शिशिर ने कहा नहीं जी भैया, मैं तो 2 महीने पूरे जो है हेमंत का लूंगा, मैं उसी में अपने आगमन की जानकारी दूंगा, चिट्ठी भेजना शुरू करूंगा, और तो मेरा सर तो 3 महीना नहीं आता, देखो जो हेमंत का 3 महीना आपने शिशिर में लिखा है। कहाँ शिशिर में 3 महीना लिखा है? मार्गशीर्ष, पौष और माघ वसंत में, हेमंत में है। देखिए हेमंत का आपने ले लिया ना, तो हेमंत को आप भूल जाइए। बराबर है, हाँ। बराबर है सर, बराबर है आपकी सर। हेमंत को लेने के बाद सुरेश सर हेमंत को हाँ। भूल जाए, हाँ, हेमंत का इसमें अब मत जोड़िए, अब सिर्फ शिशिर का आएंगे। हमने ये कहा शिशिर, वसंत और ग्रीष्म अपने से 2 महीने पहले असर छोड़ता है, मतलब शुरू कर देता है अपने से 2 महीने पहले। हाँ, 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 तो शिशिर से 2 महीने पहले मार्गशीर्ष और पौष है ना, और हाँ, हाँ, हेमंत में 3 महीना आता है, 3 महीना कॉमन, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, उसका 3 महीने हाँ, कॉमन। हाँ, इसमें 3 महीना कॉमन है हेमंत का शिशिर में। ये नई चीज जो है आपने डिस्कवर किया, वो 3 महीना कॉमन है इसमें। हाँ, 3 महीना कॉमन है। हाँ वो है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो कहते हैं यहाँ तक है, भाद्रादी सर मार्ग से 3 महीने कैसे वहां, मतलब कि वो दोनों जो हाइफन का साइन लगाया है सर, वो दोनों अलग अलग कहेंगे उनको? सर नहीं, हेमंत में जो है जैसे कि सुरेश सर कार्तिक मार्ग। सुरेश सर ने अलग एंगल से कहा, इसलिए वो अलग एंगल में चले गए। जी सर। आप क्या समझे का, प्रियंका जी ये बताए, आप क्या समझे वो समझाइए जरा सा, तो
हम समझेंगे कि नहीं हमने जो बताया वो समझ में आ गया। सर जैसे कि वर्षा ऋतु से मैं यहाँ तक तो ये बसंत और ग्रीष्म है, ये 2-2 महीने ले रहे हैं, और वर्षा से क्या 1 दो महीने क्या क्या पहले 2 महीने ले रहा है बसंत, क्या 2 महीने ले रहा है? सर ये माह और फागुन दोनों ले रहे हैं कि बसंत अगर स्टार्ट होगा तो वो माह से ही स्टार्ट हो जाएगा, माघ फागुन से ही। मतलब स्टार्ट नहीं होगा, वो ये बताना शुरू करेगा। जैसे बारात आती है ना, तो 1 किलोमीटर पहले से उसकी बैंड की आवाज आनी शुरू हो जाती है, तो माहौल यस बनता है, सर। बारात आ रही है। जी सर। कहने का मतलब ये बसंत आ रहा है ना, तो वो माघ फागुन से ही अपना दस्तक थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर देगा, ये कहने का मतलब ये है। ओके सर। तो ऐसे ग्रीष्म जो है वो आएगा ना, तो 2 महीने पहले से जो है उसके बैंड बाजे शुरू हो जाएंगे, चैत वैशाख से ही थोड़ी थोड़ी गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। और पूरी जी तरह आएगा कब? जेठ आषाढ़ में। जी वैसे सर। ही शिशिर जो है 2 महीने पहले जो है बैंड बाजा शुरू कर देगा, मार्गशीर्ष और पौष से ही कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जी सर। शिशिर बसंत और ग्रीष्म जो है कि हाँ लड़के वाले आ रहे हैं, कि ये पहले 2-2 महीने पहले से ही जो है एकदम बैंड बाजा एकदम शुरू कर देता है। और वर्षा और शरद और हेमंत, ये 3 ऋतु ऐसा है जो कहता है कि मैं 2 महीने पहले से तो नहीं, 1 महीने पहले से मैं आऊंगा, लेकिन मैं जमाई घर जमाई बन के 1 महीने बाद तक रहूंगा, आप भगाओगे तब जाकर के भागूंगा मैं। तो ये 1 महीने पहले तो आ रहे हैं, लेकिन 1 महीने पहले शादी के बाद भी 1 महीने तक रुके हुए हैं, वर्षा शरद और हेमंत। और सर शिशिर ये उल्टा ले रहे हैं, हेमंत के दोनों मंथ ले रहे हैं सर, है ना? हाँ, तो बसंत ने भी तो शिशिर के दोनों मंथ लिया, ठीक है सर। और ग्रीष्म ने भी वसंत के दोनों मंथ लिया। यानी कि ग्रीष्म वाला अपने से 2 मंथ पहले ले रहा है, वसंत वाला अपने से 2 मंथ पहले ले रहा है, शिशिर वाला अपने से 2 मंथ पहले से ही बैंड बाजा शुरू कर दे रहा है। लेकिन ओके। वर्षा शरद और हेमंत कह रहा है कि नहीं, हम 1 ही महीना पहले लेंगे, लेकिन 1 महीने बाद तक हम घर जमाए बन के रहेंगे। क्लियर है सर। हो गया ना क्लियर? जी सर, थैंक यू। किन्हीं को भी जरा सा भी कंफ्यूजन है तो बताइए, अभी फिर से कर लेंगे क्लियर, कोई तीसरा एग्जाम्पल देकर कर ले। हाँ मीना जी बताओ। जैसे मैं समझी हूँ, एक बार बता देना कि वो सही समझी हूँ हाँ क्या। ठीक है, बताइए। जैसे शिशिर बसंत और ग्रीष्म जो है होते 2-2 महीने के हैं, लेकिन 2 महीने अगले आगे तक चलेंगे। जैसे कि नहीं, 2 शिशिर महीने हो पहले से, 2 महीने आगे तक नहीं, 2 महीने पहले से अपना पीछे। असर दिखाएंगे। शिशिर जो है माघ और फाल्गुन में होता है, ठीक है। लेकिन वो चैत्र वैशाख तक रहेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं चैत वैशाख तक नहीं रहेगा। अगर मैंने ऐसा बोला है तो मैंने गलत बोल दिया है, अगर कहीं। सर मैं बोल सकता हूँ सर? लेगा ना, आगे वाले कैसे लेगा? सर शुरुआत में मैं दरअसल क्या हुआ, मुझे लगता है शुरुआत में मैंने इतना क्लियर नहीं किया, तो इस वजह से कंफ्यूजन हुई होगी, शुरुआत में हमने बताना शुरू किया था। सर मैं बोलूँ सर? हाँ आप बोलिए, तो एक बार मीना जी सुनिएगा, पुंडलिक जी बोल रहे हैं। इसमें 6 ऋतु है और 12 मंथ है, ठीक है। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद और हेमंत है, ये 6 ऋतु है। इसमें 6 ऋतु में 2-2 महीने आते हैं एक ऋतु में, ठीक है। तो शिशिर में 4 मंथ आएंगे, जैसे माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख। शिशिर में 4 कैसे आएगा? सॉरी सर, मतलब 2 मंथ आएंगे, लेकिन जो ये जो शिशिर है उसके पहले के जो मंथ है, जैसे मार्गशीर्ष और पोष, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा शिशिर। तो मार्गशीर्ष पोष और माघ फाल्गुन, ये 4 महीने का अनुभव हाँ। शिशिर में रहेगा, मतलब शिशिर का अनुभव रहेगा ये 4 मंथ में, ठीक है। फिर बाद हाँ, में हाँ। वसंत आएगा, तो वसंत आने के पहले ही जो शिशिर के जो मंथ थे माघ और फाल्गुन, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे वसंत में, और चैत्र और वैशाख भी शामिल हो जाएंगे, ये दोनों महीने। हाँ। फिर बाद में ग्रीष्म, तो ग्रीष्म का आने के लिए जो वसंत में जो चैत्र और वैशाख है वो पकड़ के ज्येष्ठ और आषाढ़, ये मिलाकर ये 4 मंथ ये ग्रीष्म का अनुभव रहेगा। ये तीनों हो गए सर, शिशिर वसंत और ग्रीष्म। फिर बाद में वर्षा शरद और हेमंत, ये इसमें क्या होगा, 1 महीना आगे का लेके लिया जाएगा और 1 महीना पीछे का लिया जाएगा। जैसे हाँ। वर्षा में जो ग्रीष्म का जो लास्ट वाला जो महीना है आषाढ़ से स्टार्ट होगा वर्षा, आषाढ़ सावन भाद्रव और अश्विन, यानी शरद वाला एक ले लेगा अश्विन, ठीक है। तो ये 4 महीने का अनुभव वर्षा में रहेगा। फिर शरद में क्या रहेगा, जो वर्षा वाला 1 महीना था भाद्रव, और अश्विन और कार्तिक और मार्गशीर्ष, यानी हेमंत वाला भी एक मार्गशीर्ष लेगा। ये इन 4 महीनों में शरद का रहेगा। और फिर हेमंत में क्या रहेगा, हेमंत में रहेगा
कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, ये चारों रहेगा। हाँ, आप पूरी तरह समझ गए। मीना जी बस एक बार मैं इसको समरी कर देता हूँ, फिर आप बताइएगा कि आप क्या समझे। दरअसल ये कह रहे हैं कि वसंत ऋतु का अनुभव, जैसे हेडर में दिया है, एक ऋतु में 4-4 महीने का असर रहेगा। तो कहते हैं कि वसंत ऋतु जो है वो 4 महीने तक असर दिखाता है, यानी कि अगर शादी का मुहूर्त 8 बजे का है तो वो 2 घंटा पहले से ही, कि 8 से 10 अगर शादी होनी है, बारात दरवाजे पर आ जाएगी, खाना वाना खाएगी, फिर वरमाला होगी, फिर जो है सिंदूरदान होगा, तो 8 से 10 का टाइम है। तो कहते हैं 6 से लेकर भी शुरू हो जाएगा माहौल बनना, बारात आ रही है, आ रही है, आ रही है, अब आ रही है, अब दरवाजे पर आएगी, अब दरवाजे पर आएगी। तो बसंत जो है अपने से 2 महीने पहले लेगा, ऐसे। उसे ही ग्रीष्म अपने से 2 महीने पहले लेगा, वैसे ही शिशिर अपने से 2 महीने पहले लेगा, ये तीनों। और उसके बाद कहते हैं कि बाकी जो वर्षा, शरद और हेमंत है, वो कहते हैं हम 2-2 महीने नहीं लेकर के हम 1-1 महीने ही पहले का लेंगे। आपने कुछ फोटो भेजा। अब मीना जी आप बताइए, बोलने में बताइए। इसीलिए मैंने साइड में जो लिखा हुआ है, वसंत का अनुभव माघ से हल्का हल्का शुरू होगा, फागुन से हल्का शुरू होगा, और चैत वैशाख तो उसका है ही पूरा। बताइए। सर एक बार मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि शिशिर, वसंत और ग्रीष्म अपने से 1-2 महीने पहले के लेते हैं, और वर्षा, शरद, हेमंत अपने तो लेते ही लेते हैं, और एक अपने से आगे का लेगा और एक पीछे का लेगा। हाँ बहुत अच्छा, जानकी जी आपका भी क्लियर हो गया। मीना जी अब आप भी क्लियर कीजिए, जब तक एक एक आदमी क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सर समझ गई। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म जो है 2 months फ्रॉम बिफोर, 2 महीने पहले से, पहले वाले मंथ का भी इफेक्ट दिखाएंगे। मतलब शिशिर जो है मार्गशीर्ष और पौष का भी इफेक्ट दिखाएगा माघ फाल्गुन तक। वसंत जो है वो माघ फाल्गुन का भी इफेक्ट दिखाएगा चैत्र वैशाख एंड तक। और ग्रीष्म जो है चैत्र वैशाख का भी इफेक्ट दिखाएगा ज्येष्ठ आषाढ़ तक। बहुत अच्छा, अब क्लियर हो गया है। और आगे के जो वर्षा, शरद और हेमंत जो ऋतु है, ये 1 मंथ पहले का इफेक्ट दिखाएगा और 1 मंथ बाद तक इफेक्ट दिखाएगा। मतलब वर्षा जो श्रावण भाद्रपद में चलता है वो आषाढ़ से इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा अश्विन एंड तक। और शरद जो अश्विन कार्तिक का है वो भाद्रपद से इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा मार्गशीर्ष तक। बहुत अच्छा। और हेमंत जो है वो कार्तिक से इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा मार्गशीर्ष, पौष गिन के माघ तक, माघ एंड तक। मार्ग तक, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। लास्ट लाइन में भी दिया हुआ है, देखिए, मार्गादि चतुरो मासान शिशिर अनुभवम, यानी कि मार्ग शीर्ष से लेकर के आगे के 4 महीने तक, मार्ग शीर्ष से लेकर आगे के 4 महीने तक 1, 2, 3, 4 शिशिर का अनुभव होगा। तो ये क्लियर हो गया। और मुझे लगता है सबको हो गया, और किन्हीं को नहीं हुआ है तो बताइए एक बार, किनका क्लियर नहीं हुआ। कोई भी बिल्कुल संकोच ना करते हुए बताइए। सबका हो गया इसका मतलब, बहुत अच्छी बात है, सब लोगों का। अगर एक बार मैं पूछ, वाला एग्जाम्पल देके और अच्छे से समझाया है। कौन सा एग्जाम्पल? आपने जो शादी बारात का एग्जाम्पल दिया वो इजीली समझ में हर आदमी से जुड़ा हुआ है ना। संजू जी समझ में आया आपको? संजू शर्मा जी, संजू जी बताइए, समझ में आया? उल्का युगेब जी बताइए, आवाज नहीं आ रही आपको। वसंत, ग्रीष्मा और शिशिर ऋतु अपने से 2 महीने पहले से ही अपना असर दिखाना शुरू करते हैं, और वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु 1 महीने पहले और 1 महीने बाद तक अपना असर दिखाते हैं। बहुत अच्छा, मतलब मैं मतलब बिल्कुल क्लियर हूँ कि सब लोगों को समझ में आ गया। अब मैं किन से एक बिल्कुल बार, सही से समझ में आ गया सर। सुरेश सर आप भी एक बार बता दीजिए। बच्चे लोग बता चुके, एक बुजुर्ग बता देंगे तो मैं मानूंगा हो गया। सर हमारे यहाँ कार्तिक से मंथ शुरू होता है,
कार्तिक फर्स्ट माना जाता है। किसी से भी हो, कार्तिक से हो चाहे जिससे भी हो। नहीं, इसलिए मैं वो 1 2 3 4 के माफक बताता हूँ उसकी सर तरफ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र पहला माह होता है नए साल का। तो कार्तिक से नहीं होता, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ से शुरू होता है ठीक नया है, कोई बात कैलेंडर। नहीं। जी सर। वो यहाँ पर ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो 6 होगा, तो चाहे आप चैत से शुरू करें चाहे किसी भी महीने से आपका शुरू हो, आपका शिशिर तो वही 2 महीना लेगा, वो तो चेंज नहीं होगा। वो नहीं होगा वसंत सर, लेकिन हिंदू कैलेंडर आप बोल रहे हैं ना सुरेश कार्तिक साहब, से। आप घेरन संहिता के मुताबिक जो ऋतु के हिसाब से हाँ जो महीना लिया हुआ है उसमें जो असर हाँ। छोड़ता है वो असर तो एक ही होगा, वो बता दीजिए। हाँ जी सर। घेरन। ये मंथ का नाम भूल जाओ, 1 2 3 से करेंगे तो बहुत ईजी है। हाँ 1 2 3 से करेंगे। हाँ, बरोबर। हेमंत से हमारे शुरू होता है ऋतु। ठीक है, हेमंत में 1 2 3 4 हेमंत से मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, ठीक है, कार्तिक से शुरू होता है, तो 1 महीना इससे आगे चलेगा शिशिर। ठीक 2 3 4 5 हुआ। नाम बताइए। कार्तिक आपने लिया हेमंत में, और कार्तिक, मार्क्सिस, हाँ पौष हाँ और मध्य, ये हमारा 1 2 3 4 मंथ बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, बरोबर। शिशिर में 2 3 4 5 एक ही लेगा वो। हाँ, एक समझ में आ आगे गया। चलेगा, ठीक है, मैं एक आगे चलेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया। ठीक है, अभी अब ऊपर वसंत में आएगा तो 2 महीना लेगा। 4 वसंत 5 6 7 4 5 6 7 आपका मैं भी बरोबर। समझ गया। ग्रीष्म 2 महीना लेगा, 6 7 8 9। 6 7 8 9, ठीक है। तो वर्षा एक लेगा, वर्षा एक इधर से एक उधर, हाँ ठीक है। एक लेगा। 8 9 10 11। हाँ नहीं, 9 10 11 12। 9 10 11 नहीं 12, हाँ 9 10 11 12, ठीक ठीक ठीक, 9 10 ठीक 11 है, 12। अश्विन को फिर 12 माना आपने। फिर ये 2 महीना लेगा शरद, 11 12 1 2 11 12 1 2, हाँ ठीक है, ठीक है, आगे। मास का नाम बोलने से फिगर में जल्दी पता चलेगा। ठीक है। मतलब बात आपने भी वही कही, मैंने भी वही कही, पुंडलिक जी ने भी वही कही, बस बताने का तरीका अब चेंज हो। किसी को 6 मंथ बोलेगा ना तो तुरंत याद नहीं आएगा 6 मंथ चैत्र है। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आषाढ़ 8 है या 9 हमको सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसमें- इसमें चैत्र से शुरू किया गया है। हाँ, तो ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ कार्तिक से बोला जाता है, इसलिए मैंने कार्तिक को 1 दिया। समझ गया ना, सुरेश सर का भी समझ गए, जानकी धारवा जी ने कहा, मैं भी समझ गया, सुरेश सर का भी, मतलब चीज एक ही उन्होंने भी कहा। हाँ, मगर ये फिर मतलब फिगर से अच्छा याद रहेगा मंथ्स के। वसंते वापी शरद योगारंभम समाचरेत, कहते हैं कि वसंत और शरद में जो है योग का अभ्यास करना चाहिए। तथा रोगो भवेत सिद्धो विनायास ने सत्यते, कहते हैं कि इसमें जो है योग का अभ्यास सिद्ध होता है वसंत और शरद ऋतु में करने से, ऐसा कहा गया है कि आप इसीलिए वसंत और शरद ऋतु में ही योग का अभ्यास शुरू करें। उससे क्या होगा, सिद्धि मिलने में आसानी होगी। ये हमारा यहाँ तक काल स्थान और काल कंप्लीट हो गया।